नमस्कार, जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं दीपक डोभाल। क्या कोई बच्चा मोबाइल नहीं मिलने पर अपने मां बाप की जान लेने की सोच सकता है? चौंकिए नहीं, दरअसल अहमदाबाद से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक 13 साल की लड़की ने मोबाइल छिपाने पर अपनी मां को मारने की साजिश तक रच डाली। पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चे मोबाइल की गिरफ्त में अपनी सुध-बुध खोने के साथ हिंसक होते जा रहे हैं। मोबाइल में कैद बचपन के क्या-क्या खतरे हैं, बच्चों को इससे कैसे बचाया जाए, उनकी ये हिंसक होती प्रवृत्ति से उन्हें कैसे निकाला जाए, इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये कुछ जरूरी सवाल हैं जिसका हम एक्सपर्ट से लेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। मोबाइल की चमकती स्क्रीन से बच्चों का बचपन अंधेरे में खोता जा रहा है। इसकी बढ़ती लत बच्चों को दिमागी और शारीरिक तौर पर बीमार तो बना रही है, साथ ही बच्चों के दिमाग में हिंसा की बड़ी वजह भी बनती जा रही है। ताजा मामला अहमदाबाद से आया है, जहां मोबाइल की लत की शिकार 13 साल की एक बच्ची से उसकी मां ने मोबाइल क्या छीना, लड़की अपनी ही मां पिता की जान लेने पर उतारू हो गई। उसने कीटनाशक और फिनाइल की मदद से अपने पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मां ने बेटी को समझाने की कोशिश की तो वह उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगी। ये पहला ऐसा कोई मामला नहीं है जब किसी बच्चे में मोबाइल को लेकर ऐसी हिंसक गतिविधियां देखी गई हों। पिछले साल जून में भी लखनऊ से एक ऐसा ही संदिग्ध मामला सामने आया था, जिसमें एक 16 साल के किशोर ने कथित तौर पर अपनी मां की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह उसे पबजी खेलने से मना करती थी। पिछले साल ही मार्च में ठाणे में पबजी खेलने के दौरान हुए विवाद में 3 लड़कों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी। इसी तरह पिछले साल सितंबर में 15 साल के एक बच्चे से मोबाइल छीनने पर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने घर में जमकर तोड़फोड़ की। टीवी, फ्रिज, सोफा, बेड सब कुछ तोड़फोड़ दिया। इस मामले से जुड़ा वीडियो एक पुलिस अधिकारी ने शेयर किया और लोगों को बच्चों में मोबाइल के खतरे से आगाह किया। वहीं इसी साल फरवरी में राजकोट और सूरत से 2 अलग-अलग घटनाओं में माता पिता के मोबाइल नहीं देने पर 2 छात्रों के सुसाइड करने का मामला सामने आया था। यानी मोबाइल अब बच्चों के लिए खतरे का औजार बन चुका है। बच्चों में मोबाइल की लत के कुछ और भी घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे आंखें खराब होना, मोटापा, आलस्य, चिड़चिड़ापन और पढ़ाई में बाधा तो आती ही है, साथ ही फिजिकल एक्टिविटी रुकने से बच्चों का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी रुक जाता है। बच्चों का सामाजिक दायरा सिमटने लगता है, वे अकेला रहना पसंद करते हैं। मोबाइल में व्यस्त रहने के चलते खान पान बिगड़ जाता है और इससे भी बच्चों के शारीरिक विकास पर सीधा असर पड़ता है। बच्चों में मोबाइल की लत ना पड़े, इसके लिए पेरेंट्स के लिए कुछ जरूरी टिप्स हैं। एक तो पेरेंट्स को बच्चों के सामने खुद को मोबाइल से दूर रखना होगा। बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम शेयर करने और उनसे उनकी दिनचर्या पर बात करने से बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जा सकता है। साथ ही बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करने से उनका कुछ समय अपनी सेहत पर जाएगा तो वे दिल और दिमाग से दुरुस्त रहेंगे। ये कुछ ऐसे मामूली उपाय हैं जो बच्चों को मोबाइल एडिक्ट होने से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। डॉक्टर अंजलि छाबड़िया हमारे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं, माइंड टेम्पल के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर छाबड़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं श्रेष्ठा बेपारी, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि अपोलो क्लिनिक के साथ जुड़ी हुई हैं। श्रेष्ठा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंजलि, आपसे ही चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूँगा और एक बार फिर से ये एक बड़ी चिंताजनक खबर हम लोगों के सामने, लेकिन ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की खबर सामने आई हो। एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं? कितना बड़ा ये खतरा है बच्चों में इस तरह की क्रिमिनल टेंडेंसीज का जन्म लेना? दीपक जी, ये टॉपिक जो आपने आज चुना है वो एक्चुअली आज बहुत ही महत्व का है और जो हम बच्चों में देख रहे हैं वो एक्चुअली सिम्टम्स हैं। ओके, सिम्टम्स हैं ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ सोसाइटी। सिम्टम्स हैं कि मानसिक प्रॉब्लम, उनके मानसिक स्थिति में क्या हो रहा है। और ये चीज़ अगर हम देखें कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो अब हमारे जो पिछले 3 सालों में, जो पहले पेरेंट्स क्या होता था कि पहले पेरेंट्स एक बच्चे को मोबाइल कितना टाइम देना है, गैजेट कितना टाइम देना है, उसके ऊपर
कुछ पाबंदी लगा सकते थे क्योंकि बच्चों की लाइफ नॉर्मल थी। वो उठते थे, स्कूल जाते थे, अपने फ्रेंड से खेलते थे, फिर आके आधा 1 घंटा मोबाइल पे या तो अपना कुछ भी उनको गेम्स खेलना है या टीवी देखना है वो करते थे। अभी पिछले 3 सालों में क्या हो गया है कि कोविड के वजह से एजुकेशन ऑनलाइन हो गई। तो माँ-बाप ही बच्चों को बोलते थे चलो बैठो गैजेट के सामने, गैजेट खोलो और आपका होमवर्क भी वहाँ पे आ रहा है। अगर आप गेम्स खेल रहे हैं, वो भी मोबाइल के द्वारा खेल रहे हैं। जो भी सोशल इंटरैक्शन था, वो वहाँ पे हो रहा है। अभी इसमें क्या हो गया है कि ये एक चीज़ ने उनके दिमाग पे, उनके पूरे लाइफ पे काबू कर लिया है। और जो हम देख रहे हैं एडिक्शन, किसी भी फॉर्म का एडिक्शन होता है, वो बहुत ही हानिकारक होता है। तो अगर आपने किसी को नशा दिया है करने को 3 साल के लिए और फिर अभी आप उनको बोल रहे हैं कि ये चीज़ से आप दूर रहिए, तो उसमें विथड्रॉल आएगा और उसमें रिएक्शंस आएँगे। और हमने देखा है कि समझो अगर आप 100 बच्चों को ये मोबाइल दे देते हैं, ऐसे नहीं है कि 100 बच्चे ही उसके ऊपर चिपके हुए हैं, मगर जो बच्चे एडिक्ट्स हो गए हैं, उनको बहुत ही हमें ध्यान से देखना है कि उनको अंडरलाइन कौन से साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। उनको डिप्रेशन है, उनको एंजाइटी है कि उनके ऊपर कुछ बुलिंग किया गया है। क्यों ये बच्चे इसमें से बाहर नहीं निकल सक रहे हैं, जबकि काफ़ी बच्चे निकल चुके हैं। तो ये बच्चों में खास प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो उन्हें वायलेंट बनाती हैं। एब्सोल्युटली। ऐसे नहीं है कि बच्चे क्रिमिनल्स हो गए हैं। ये बच्चे बीमार हैं और ये जैसे हम कोई भी बीमारी का इलाज करते हैं, ये बच्चों का भी इलाज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बट वो कौन सी स्टेज है श्रेष्ठा जी जहां पर देखिए अब क्योंकि जितनी ज्यादा बातें हमारे एडवर्स इफेक्ट ऑफ इस तरह के गैजेट्स ऑन चाइल्डहुड हो रही है, उतना ही हार्ड हमारे लिए पेरेंटिंग भी होती जा रही है। और मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिबेट किया जाने वाला एक सेंटेंस है कि एज ऑफ स्क्रीन्स में एक सही पेरेंटिंग क्या हो। क्या आप मानती हैं कि कुछ किया जा सकता है, या आप सोशल मीडिया और मोबाइल की जो दुनिया है उसको ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं बजाय पेरेंटिंग की? हिस्सा है। हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हमें पेरेंट्स को जी इक्विप करना। डॉक्टर अंजलि, मेरा सवाल श्रेष्ठा जी से था, मैं इसके बाद आपके पास आता हूं रिएक्शन के लिए। श्रेष्ठा जी प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैं पहली बात तो ये बोलना चाहूंगी कि बच्चे के पास एक 2 साल 3 साल 6 महीने के बच्चे के पास मोबाइल आया ही कैसे? डेफिनेटली पेरेंट्स ने दिया है। और अगर आप सोशल लाइफ देखें, हमारा इस तरीके से बन चुका है कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, 9 बजे तक रेडी होना है, ऑफिस पहुंचना है, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो बच्चे के लिए देखभाल करने के लिए भी लोगों की बड़ी कमी है। तो चुप रखने के लिए सबसे आसान और सस्ता उपाय है हाथ में मोबाइल थमा दो, बच्चा अपने आप खा लेगा, अपने आप चुपचाप बैठा रहेगा, माँ बाप को तंग नहीं करे। तो हमें एक आसान सी फुर्सत मिल गई है। इनफैक्ट मैं तो देखती हूँ कि लोग जब रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं डिनर्स में, तो बच्चे को मोबाइल देके बिठा देते हैं ताकि वो एक अच्छा सुकून सा टाइम बिता पाए फैमिली के साथ। तो इंट्रोडक्शन हम बच्चों को बहुत ही बचपन में कर देते। एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि मोबाइल इज वेरी फास्ट। हाँ एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग के एंगल से भी हमें सोचना होगा। इस वक्त हमारे साथ जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट अमित दुबे भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है, और ख़ास तौर से मैं इसको क्रिमिनल टेंडेंसीज के रूप में तो खैर इसे फिर जो आगे जब केसेस बढ़ जाते हैं उनसे जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अभी मॉडरेशन में इसको रिस्क टेकिंग बिहेवियर के तौर पर देखा जाता है। बच्चा किसी ना किसी हद तक जाने को तैयार है, वो रिस्क लेने को तैयार है अपना मोबाइल वापस पाने के लिए। उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, उसको नहीं है इतनी समझ कि वो उसका ये बिहेवियर कितना ज़्यादा एग्रेशन वाला है, शायद ये क्राइम की कैटेगरी में भी आ जाए। तो ये जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है इतनी कम उम्र में, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, सोशल मीडिया, कंटेंट या पेरेंटिंग? दीपक जी देखिए, डेफिनेटली सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है
सोशल मीडिया नहीं, मैं कहूंगा जो भी कंटेंट वो देख रहा है, बिकॉज एक लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। हम उस डेटा का प्रोडक्ट हैं जो डेटा हमें बचपन से फीड किया जाता है, चाहे वो डेटा हमारे पेरेंट्स से मिले, चाहे टीचर से, दोस्तों से, सराउंडिंग से, बुक से, टीवी से, सोशल मीडिया से, अल्टीमेटली हम उसका प्रोडक्ट बन जाते हैं। यदि हम डेटा ज्यादा, आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, हर तरह का डेटा कंज्यूम कर रहे हैं जो एज स्पेसिफिक नहीं, जो उस एज के लिए ठीक नहीं, और इस वजह से वो टेंडेंसी जो अक्सर 20 साल के बाद आती थी, 25 साल के बाद दिखाई देती थी, वो अभी अर्ली एज में आ गई है। 8-10 साल के बच्चे में भी वो एग्रेशन दिख रहा है, वो इन्फेक्चुएशंस दिख रहे हैं, और वो सारे साइकोलॉजिकल बदलाव जो अक्सर बच्चे, जो हम कहते थे कि बच्चा है, वो अब बच्चा नहीं रहा, क्योंकि उसका मानसिक विकास उस तरह का हो गया, उसने उस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर लिया। और ये कंटेंट अधिकतर सोशल मीडिया से आ रहा है, इसलिए मैं उसको जिम्मेवार मानूंगा, लेकिन उसकी एक्सेस पेरेंट्स के थ्रू मिल रही है, इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। आप बच्चे को जितना डेटा ओवरलोड करते जाएंगे, उसकी ये जो 5 पैरामीटर्स होते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के, वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएंगे, वो बच्चों के हिसाब से नहीं रहेंगे। बट अमित जी यहाँ पे थोड़ा आपसे मैं समझना चाहूंगा, और मैं अपने दूसरे दोनों मेहमानों भी समझना चाहूंगा, लेकिन अमित जी पहले आपसे समझना चाह रहा हूं। आपने कहा जो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है, अब यहां पे 2 डिबेट हैं। नंबर 1, एडिक्शन हो सकता है इस तरह के कंटेंट का ना हो सकता है एक नॉर्मल सॉन्ग का हो सकता है एक नॉर्मल अपने किसी प्रिय किरदार को फॉलो करने का एडिक्शन हो। जैसे इस केस में बच्ची के बारे में बताया जा रहा है कि वो दिन भर रील्स कंज्यूम करती थी। हो सकता है कि रील वो सॉन्ग्स की हो, किसी तरह का एक जो ज्यादा शायद हार्ड कंटेंट ना हो। तो ये एडिक्शन है या फिर कंटेंट से इन्फ्लुएंस्ड होने की प्रवृत्ति आप मानते हैं? ये एडिक्शन ही है। वो देखिए, कंटेंट से इन्फ्लुएंस होकर वो उस चीज की जो सॉल्यूशन निकालेगा वो एग्रेसिव निकाल सकता है, कि मारना है या किडनैप करना है या लूटना है किसी को। ये जो आइडियाज आएंगे, ये तो उस कंटेंट से आएंगे, लेकिन जो ये रिटेलिएशन है वो तो एडिक्शन की वजह से है। देखिए, आपको एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। एडिक्शन जो भी, चाहे खाने को लेकर हो, पीने को लेकर हो, टीवी को लेकर हो, ये एडिक्शन ही होते हैं। लेकिन उस एडिक्शंस को आप रेसिप्रोकेट कैसे करोगे, उसको रिटेलिएट कैसे करोगे यदि आपको नहीं दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, तो क्या आप इस हद तक जाओगे? ये जो कंट्रोल है, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसके लिए सेल्फ कंट्रोल। यस ये आपने सेल्फ कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बल्कि मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पे। एक छोटा सा मैं आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उसमें एक सेल्फ कंट्रोल को बहुत ज्यादा तरीके से एसोसिएट किया गया है। अगर सेल्फ कंट्रोल है, वो एक पॉजिटिव आउटकम्स लेकर आता है, और उसमें रिस्क टेकिंग जो बिहेवियर है आपका, वो कम होता है। लेकिन सेल्फ कंट्रोल शायद बच्चे जानते नहीं है, उनको लगता है कि मेरे को हर हाल में ये कंटेंट देखना है, और वहां पर जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनका बढ़ जाता है या चेंज हो जाता है, वहां पर वो हद तक चले जाते हैं अपने कंटेंट को वापस पाने के लिए, अपने मोबाइल को वापस पाने के लिए, और उस दुनिया में वापस जाने के लिए। किड्स, क्राइम और मोबाइल का जो कनेक्शन है, उस पर हम कर रहे हैं बात। डॉक्टर अंजलि, अब एक इशू, ये कई बार एक ऐसा मकड़जाल में फंस जाता है इंसान कि ये बच्चे के साथ साथ ये पेरेंटल बिहेवियर का भी इश्यू हो जाता है। अब पेरेंट के सामने प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बच्चे को मोबाइल ना दो, तो उनको ऐसा लगता है कि दुनिया की रेस में मेरा बच्चा कहीं पिछड़ ना जाए, वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। सामने वाले के जो बच्चे हैं, वो तो सब चीज़ें अच्छे हाई लेवल के गैजेट से, हाई एंड गैजेट से पढ़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को मोबाइल भी नहीं दे सकते, और अगर दे दिया तो फिर उसका जो इम्पल्शन और ऑटोमेटिक रिएक्शन का बिहेवियर है, उस पर कैसे चेक रखें? तो कैसे एक पेरेंट के लिए इसका समाधान हो? मैम देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इसमें, वो है बैलेंस। ओके, हमें एक तो बैलेंस करना है अपने एक्सपेक्टेशन से और अपने बच्चे के एक्सपेक्टेशंस को। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि और हमें पहले अपने ऊपर विश्वास रखना है कि अगर हम सही तरह से पेरेंटिंग देंगे, ओके, तो उसमें हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है कि दूसरे के माँ बाप क्या कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे तो हमेशा आके हमको बोलेंगे कि वो देखो, वो वो ज्यादा टाइम देख रहे हैं टीवी, या उसकी मम्मी उसको साइकिल लेके दे रही है, आप मुझे नहीं लेके दे रहे हो। ओके, अगर आप सोचते हो कि बच्चा आपका साइकिल चला सकता है, तो आप उसको साइकिल दोगे। अगर उसे साइकिल चलाना नहीं आता है, तो आप उसको साइकिल देके रास्ते पे तो नहीं भेज दोगे ना। तो सिमिलरली इट इज अबाउट सेंसिबल पेरेंटिंग, ओके, बैलेंस्ड पेरेंटिंग, कि आपको कितना देना है। फिर चलो, आपने अगर एक हथियार आपके बच्चे के हाथ में दे दिया, उसको आप
उसको कंट्रोल करना कैसे सिखाएंगे? जब इनिशियली टेलीविजन भी आया था तो लोग कहते थे कि टीवी इज लाइक फायर, ओके, इफ यू कैन कंट्रोल इट देन यू कैन यूज इट बट अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है जी अंजलि जी, और मैं इस सवाल के साथ में आगे भी बढ़ना चाहूँगा और श्रेष्ठा से सवाल पूछना चाहूँगा। श्रेष्ठा जी, एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि कंट्रोल तो पेरेंट्स बच्चे को तब सिखाएंगे जब कंट्रोल शब्द का मालूम पेरेंट्स को। प्रॉब्लम ये हो गया है कि पेरेंट्स खुद ही फंसे हुए हैं फोन के इस पूरे इकोसिस्टम में। वो सारा का सारा उनका जीवन कंज्यूम हो रहा है। पापा जो हैं वो लड़ रहे हैं अपने फैमिली ग्रुप्स और दूसरे ऑफिस ग्रुप्स में कि ये पार्टी अच्छी है या वो पार्टी अच्छी है। मदर का भी यही हाल है कि वो फलाना ब्लॉग से इन्फ्लुएंस होके और सीरीज तो खुद वो एडिक्शन के उसमें है। मैं उसको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ उस समय, लेकिन वो खुद एडिक्शन की चपेट में हैं। ऐसे में वो पहले खुद बाहर निकले तब तो बच्चों को समझाएं। तो ऐसे में क्या एक सही रास्ता, सही सोच हो? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कहा है यहाँ पे कि आपने देखा होगा कि लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं तो विजुअल सीनरीज देखने के बजाय सब रील बनाने में बिजी हो जाते हैं। तो बच्चे वही देख रहे हैं कि मेरे माँ बाप का भी तो सेम प्रॉब्लम है, वो भी तो मोबाइल लेके 24 घंटे हैं डिनर टेबल में, जहाँ पे डिस्कशन नहीं है, सब लोग मोबाइल लेके बिजी है, तो मैं लूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? बच्चे क्या करते हैं ना, वो मॉडलिंग करते हैं, वो मिररिंग करते हैं बिहेवियर को, ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी है साइकोलॉजी में, उसको हम कहते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन बायस। और हमें लगता है कि हम यूज करेंगे तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा, पड़ोस को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो यूज करे तो उसको ज्यादा नुकसान, मेरा कुछ नहीं है। तो इस बायस के चलते हुए भी हम थोड़ा बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमें देख के सीख रहे हैं। नाउ यू कैन ओनली प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। मैं दिन रात मोबाइल लेके बैठी रहूं और मैं मेरे बच्चों को बोलूं तुम टच मत करना या तुम्हारा टाइम आउट होगा, तुम 8 से 9 के बीच ही देख सकते हो, तो बच्चा उल्टा सवाल करेगा ना कि दिन भर आपके पास एक्सेस है, मेरे पास क्यों नहीं? तो बहुत सही कहा है आपने कि पहले जो रेस्ट्रेंट है, जो कंट्रोल है, कंट्रोल एज एन एग्जाम्पल, बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सीखते हैं। जो हम सिखाते हैं वैसे नहीं सीखते, एक्सपीरियंस चाहिए उनको। तो अगर if I have to teach my child to behave properly with gadgets for time out and all, I should be the first person to restrict it. मान लीजिए मेरा काम खत्म हो गया, लैपटॉप बंद, मोबाइल बंद, अब मैं टच नहीं करूंगी। घर पे अगर इस तरीके का माहौल बनेगा तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली वही पिकअप करेगा, वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन वही से आएगा। एब्सोल्युटली कहाँ पे हो रहा है ना, हम कुछ और कर रहे हैं, बच्चों से कुछ और उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अच्छा, एक और चीज है अमित जी इसमें आजकल का मैं देख रहा हूं कि बच्चों को मोबाइल एज अ ट्रॉफी देने की भी एक प्रवृत्ति है कि आप ज्यादा नंबर लेके आओगे तो मैं फला ब्रांड का मोबाइल लाके आपको दे दूंगा या दे दूंगी। अगर आप अच्छे नंबर लेके आओगे, ये कर दोगे, ऐसा कर दोगे, तो फिर आपको वाईफाई का वो मिल जाएगा एक्सेस। तो ये मोबाइल और डेटा एज अ ट्रॉफी देना बच्चों के लिए, ये भी अब ये पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि भाई हमारी मजबूरी भी है। जैसा मैं कह रहा हूं कि बार बार वही चीज आ जाती है कि भाई बच्चे को ऑनलाइन स्टडीज भी करवानी है, उसको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लायक भी बनाना है, फोमो का भी समाधान देना है, लेकिन हम जान रहे हैं कि उसके पास एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज हम दे रहे हैं। तो ये बड़ा ऐसे ना वो पेरेंट्स बड़े उलझ जाते हैं कि एग्जैक्टली करें क्या। देखिए, ये एकदम से ब्लॉक नहीं कर सकते आप, एकदम से बंद भी नहीं कर सकते, और एक साइड कोई भी नहीं ले सकते। फोन तो देखिए उनके एक्सेस में आएगा ही, आप उन्हें दें या ना दें, वो आपका फोन यूज करेंगे या डिवाइसेस घर में शेयर होती है कई बार। हमें जो करना है कि ये जो पहली चीज की जो हम बिहेवियर करेंगे वही बच्चे करेंगे, तो हम क्यों ना खुद को रेगुलेट कर लें और हम ये डिमॉन्स्ट्रेट करें और उसके बाद कहेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। सेकंड, कुछ ऐसे टूल्स भी हैं, जैसे कि मैं अपने फोन में यूज करता हूँ कि मुझे हर समय अलर्ट नहीं चाहिए, तो वो एप्लीकेशन, इस तरह की कई सारी एप्लीकेशन है जो आपको ब्लॉक कर रही है कि आप अब 2 घंटे के लिए कोई अलर्ट आएगी नहीं, चाहे कोई मुझे किसी भी एप्लीकेशन पे इन्फॉर्मेशन भेजे, और वो मैं पीरियडिकली चलेगा मेरा। तो मेरा क्या होगा कि वो साइकोलॉजिकली मैं कभी फोमो वाले मोड में नहीं आऊंगा कि ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ भेजा है, क्योंकि मुझे कोई अलर्ट आएगा ही नहीं, मुझे पता है। तो मैं उस मोड में चला जाऊंगा कि अब मैं अपना फोकस किसी और काम में करूंगा और आई एम एब्सोल्युटली डिस्कनेक्टेड। ये नई चीजें हमें हैबिट का पार्ट बनानी पड़ेगी, वरना आप 24 घंटे थोड़ी देर बाद देखोगे और बच्चे वही सीखते हैं कि यार ये तो हाथ में लेके बैठे रहते, और आप ऐसा कुछ क्रिएटिव या खास कर नहीं रहे जो बड़ा इंपॉर्टेंट, पर आपकी साइकोलॉजी वैसी बन चुकी है कि आप कहीं कुछ लूज ना कर जाएं, तो आप थोड़ी देर बाद
हर एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं, ऑन एवरेज 8-10 एप्लीकेशन है, आप हर एप्लीकेशन पे थोड़ी थोड़ी देर बाद जाएंगे तो आप कभी उससे बाहर आ ही नहीं पाएंगे। यदि आप गौर से देखें तो 24 घंटों में से 16 घंटे लोग मोबाइल पर हैं, जो सो रहे हैं तभी लग रहे हैं, उठते साथ ही फिर हाथ में आ जाते हैं। बिल्कुल, तो फिर यानी कि ओवरलोड, एब्सोल्युटली, यानी कि वो बात वही आ रही है कि जो पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं, कम से कम उनको शुरुआत तो अपने से करनी होगी, क्योंकि आप बच्चों के सामने एक नज़ीर दे रहे हैं। खैर, जब इस तरह के शोज होते हैं तो लोग हमें ये भी कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मॉरल प्रीचिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसको वो करना बड़ा मुश्किल होता है, बट हम तो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के बीच में जो बातें निकल कर आ रही हैं आपको अगर काम की लगें तो प्लीज़ इंप्लीमेंट कीजिए, उनको कितना भी हार्ड हो। एक इश्यू और है डॉक्टर अंजलि, वो है कंटेंट को लेकर। कंटेंट हम देख रहे हैं आज के ज़माने में कि एल्गोरिदम ऐसी हैं, ये खास तौर से यूजीसी जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है, इसका एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर मैंने एक बार अगर आध्यात्म का कुछ देखना शुरू किया तो सारी की सारी रील्स आध्यात्म की आ रही हैं। एक बार मैंने अगर कुछ क्राइम का देखना शुरू कर दिया तो सारा दिन भर मेरे को सिर्फ क्राइम का ही आते रहेगा। तो ये ऐसा लगता है कि आप एक बार घुसे, वहां पर आपको मोबाइल इकोसिस्टम आपका वेट कर रहा है और फिर वो आपके हाथ और पैरों में जंजीर बांध देता है उस एल्गोरिदम की और वहां से बाहर निकलने नहीं देता। तो आपको लगता है कि पॉलिसी लेवल पे भी कंटेंट का कम से कम थोड़ा सा रेगुलेट इसको किया जाए, क्या होना चाहिए कंटेंट को लेकर? देखिए, आपने बिल्कुल सही किया। ऐसा लगता है कि मोबाइल हमारी सब बातें सुन रहा है और जो चीज हम अक्सर बोलते हैं या एक बार आपने सर्च किया वो आपके पास आती रहेगी। अभी हम ऐसा भी देख रहे हैं कि जो कंटेंट जनरेट हो रहा है उसके ऊपर जो एक्सेस है वो सबका एक्सेस है। पहले क्या होता था कि अगर एडल्ट पिक्चर होती थी आपको वहां पे एंट्री नहीं मिलती थी, ओके, आपको अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता था। अभी आप कुछ भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, ओके। और अभी जो आपने इस बच्चे का जो एग्जाम्पल दिया है, एक्चुअली अभी एक बहुत पॉपुलर सीरियल चल रहा है जहाँ पे यही सब हो रहा है। बिल्कुल। तो इट इज वेरी इजी टू पिक अप दीज थिंग्स, ओके, मगर वहां पे भी ऐसा क्यों है कि कोई बच्चे उस तरीके में उस पाथ पे जा रहे हैं और दूसरे नहीं जा रहे हैं? तो ये बच्चों में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं फिर कहना चाहूंगी कि अभी मुझे लगता है कि बच्चों की, एब्सोल्युटली मैम, मुझे लगता है कि बच्चों की संवेदनशीलता को पकड़ के उसके साथ खिलवाड़ ये मोबाइल कंपनीज भी, मोबाइल या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अमित जी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। मैं संक्षेप में चाहूंगा आपसे, क्या अगर हम कंटेंट की वैरायटी हो तो शायद बच्चा उस ट्रैप में ना फंसे। अगर उसने एक बार कोई क्रिमिनल चीज, क्राइम से जुड़ी हुई चीज देख ली या उसने कोई सेक्सुअल कंटेंट देख लिया, अब दिन भर, आजकल तो कहा जाता है कि अगर किसी की पर्सनैलिटी को अगर आपको देखना है उसके मोबाइल में आप यूट्यूब के शॉर्ट्स देख लीजिए, वो कौन से शॉर्ट्स देख रहा है उसकी पर्सनैलिटी वही होगी। तो इतना ऑब्वियस कर दिया है ये, यहां पर कुछ रेगुलेशन होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। खास तौर से देखिए, नेगेटिव जितने कंटेंट हैं जो इस तरह के हैं जो वैसे अलाउड नहीं थे, अब जो कि पब्लिक हो गए, उधर तो प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लगातार नेगेटिविटी परोसना और क्राइम जैसी चीजें दिखाना, वो भी खास तौर से बच्चों को, मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि बच्चे का दिमाग उस समय नेसेंट होता है और वो लर्निंग मोड में होता है, वो हर चीज को एज ए लर्निंग लेता है, इग्नोर नहीं कर पाता, उसका गहरा प्रभाव उसके मानसिक विकास में पड़ता है और उसकी उस तरह की प्रवृत्ति बनेगी, वो उस तरह का उसका व्यवहार बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज खास तौर से प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रेगुलेट करें। यदि कोई बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा पॉलिसी इंटरवेंशन भी होना चाहिए। श्रेष्ठा जी, मैं संक्षेप में, ये बच्चे के लिए कितना खतरनाक है। हम बड़े लोग 4 रील अगर देख लें उसके बाद उसमें ऐसा कंज्यूम हो जाते हैं कि 4-4 घंटे होश नहीं रहती है। तो बड़े अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं इस मकड़ जाल से, तो बेचारे बच्चे तो, उनका तो अभी वो डेवलप ही नहीं हुआ है। ये एक बड़ा इशू। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया है आपने। देखिए, हर एक फेसबुक में, सोशल मीडिया कुछ इस तरीके से बनी है कि एवरी नोटिफिकेशन पे देयर इज अ पिंग, देयर इज अ पाउंड एंड वी गेट कंपेल्ड टू टेक आवर मोबाइल एंड सी व्हाट हैज कम अप। तो इसमें जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ डोपामिन सीक्रेट होता है ना, बच्चों के दिमाग उतना हाई लेवल ऑफ डोपामिन बर्दाश्त करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, वो तो हम भी नहीं कर पाते, तो अभी तो खैर बच्चों की बात है। एब्सोल्युटली। और देखिए इन सारी चीजों में ये, और इसमें देखिए बच्चा हो या फिर बड़े हो, इसमें जो प्लेजर मिलता है वो इसे रिवॉर्ड की तरह लेते हैं, इंसेंटिव की तरह लेते हैं कि उनका टाइम पास हो गया।
तो ये जो रिवॉर्डिंग इंसेंटिव की तरह ये जो रील्स को और वो ले लेते हैं, इस ट्रैप में फंस रहे। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा से एक तो पेरेंटिंग हमें दुरुस्त करनी है, दूसरा जो बिहेवियर है बच्चों का उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली देखना है, मैच्योरिटी से हैंडल करना है, और तीसरा मुझे लगता है कि पॉलिसी इंटरवेंशन भी होना चाहिए जो कंटेंट कंज्यूम एक सिटीजन कर रहा है उस पर भी, ताकि हम एक स्वस्थ समाज बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर अंजलि थैंक यू सो मच मैम, श्रेष्ठा बेपारी थैंक यू सो मच मैम, अमित दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।